Welcome to Smartly. My name is Dipali and you all are with me to study today's Hindu editorial vocabulary. I hope you all are doing great and getting better with each passing day. As you all know, इस स्ट्रीम में हम डेली कुछ नए vocabulary words को डिस्कस करते हैं and all you need is a pen and a paper to jot down everything. So grab them and let's get started. Our first word of the day is burgeon. Burgeon word को आप बिगर से याद रखेंगे. जब कोई चीज़ बड़ी होती है साइज़ में या ब्लूम करती है या ब्लॉसम करती है या एनलार्ज होती है, उसको हम बर्जन कहते हैं. जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, ये इस इमेज में सिग्निफाई कर रहा है कि कैसे मनी प्लांट ग्रो हो रहा है. ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ ग्रो करती है उसको हम बर्जन कहते हैं. इसका मतलब एक्सपैंड होना भी होता है और ब्लॉसम करना भी होता है. ठीक है, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें जब एक्सपैंड होती है तो वो बड़ी होती हैं साइज़ में, स्वेल हो जाती हैं, राइट. इसीलिए इनका एक सिनोनिम स्वेल भी होता है, राइट. जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो हो रहा है वैसे वैसे इसमें शूटअप कर रहा है हाइट में, राइट. तो शूटअप भी इसका एक सिनोनिम है. ऑल राइट, ओके. देन जब कोई चीज़ बड़ी होती है वो बर्जन होती है, तो श्रिंक मतलब हो गया इसका एंटोनिम. एंटोनिम और बर्जन इज श्रिंक, राइट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी बर्जनड इनटू अ फाइन एक्ट्रेस. अब हम इसको कैसे समझेंगे? बर्जन के जितने भी पॉसिबल मीनिंग्स हैं मैंने वो यहाँ पे मेंशन किए हैं. फर्स्ट इज़ एक्सपैंड, मतलब किसी चीज़ का साइज़ में बढ़ना. ब्लॉसम मतलब नई तरीके से ग्रो करना. शूटअप मतलब कुछ नया ग्रो करना. स्वेल मतलब साइज़ में बड़ा, स्वेलिंग आ जाना. ठीक है, तो जब कोई चीज़ ब्लॉसम होती है तो उसका एक न्यू रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ट्रांसफॉर्म कर जाती है, राइट. जैसा कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में है, शी बर्जन इनटू अ फाइन एक्ट्रेस. वो एक नई फाइन एक्ट्रेस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, ब्लॉसम हो गई, राइट. आई होप दिस वर्ड इज क्लियर फॉर यू. लेट्स गेट फॉरवर्ड. सेकेंड वर्ड इज एक्सप्लिकेबल. इसको आप एक्सप्लेनेबल से समझेंगे. जब हम किसी को कुछ समझाते हैं तो वो उस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो चीज़ समझाने लायक है कि नहीं. इस इमेज में देखिए, जैसे हम कभी कुछ लिख के समझाते हैं, लाइक आई एम टीचिंग यू. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग होता है कॉम्प्रिहेंसिबल. बोधगम्य. बोधगम्य मतलब जिसका बोध कराया जा सकता है. ठीक है, बोध कराने लायक कोई चीज़, राइट. तो इसका सिनोनिम हो गया हमारे पास अंडरस्टैंडेबल, डिफाइनेबल, जिसको समझाया जा सके या किसी को एक्सप्लेन किया जा सके, डिफाइन किया जा सके, राइट. इसका एंटोनिम हो गया इनएक्सप्लिकेबल. ये बहुत ईजी है, इट इज स्ट्रेट अवे डायरेक्ट. इनएक्सप्लिकेबल मीन्स जिसको समझाया ना जा सके. एग्जाम्पल देख लेते हैं. इज इट नॉट प्रोबेबल दैट देयर विल बी मैनी थिंग्स नॉट एक्सप्लिकेबल बाय अस. क्या ये प्रोबेबल मतलब होता है पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो कि हमारे द्वारा समझाई ना जा सके, राइट. ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्रैक्ट. प्रोट्रैक्ट देख के आपको प्रोट्रैक्टर वर्ड याद आएगा. जैसा कि इस इमेज में है, हम इसको डी भी कहते थे, जिसको हम यूज़ करते थे एंगल्स बनाने में या एंगल्स को एक्सटेंड करने में. सपोज आई हैव दिस एंगल, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डॉट करके और फिर इसको जॉइन कर लेती थी, तो ये एंगल के एक्सटेंडर की तरह भी काम करता था, राइट. इसीलिए हम इसको प्रोट्रैक्टर कहते थे. प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोलॉन्ग या लंबा करना. ठीक है, अब हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से जो एंगल ड्रॉ आउट करते थे, इसीलिए इसका सिनोनिम ड्रॉ आउट भी होता है या एक्सटेंड करना भी होता है, राइट. देन इसका एक एंटोनिम है कर्टल. कर्टल मतलब किसी चीज़ को छुपा लेना या रोक लेना. ठीक है, तो प्रोट्रैक्ट का मतलब हो गया एक्सटेंशन.
और कर्टल का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लेना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स नॉट प्रोट्रैक्ट द डिबेट एनी फर्दर, इस डिबेट को आगे नहीं खींचते, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर एंड ईजी फॉर यू नाउ। लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अब्रेस्ट। अब्रेस्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से अप टू डेट रहना। जैसे आप इस इमेज में देखेंगे, दिस पर्सन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि उसको लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रहना है, ठीक है। दिस इज अब्रेस्ट, मीनिंग इज अप विद के साथ, जैसे यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, किसी ट्रेंड के साथ, राइट। तो ये वर्ड अकेले नहीं यूज़ होगा, इसके साथ कोई ना कोई वर्ब हमेशा ऐड होगी, इसलिए ये एक तरह का एडवर्ब है। सिनोनिम्स अप टू डेट रहना या इन टच विद रहना, ठीक है। किसी चीज़ के टच में रहना, किसी चीज़ के साथ अप टू डेट रहना। एंटोनिम इज ऑल्सो वेरी इजी हो। एंटोनिम इज आउट ऑफ टच रहना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इंसिस्टेड और बीइंग केप्ट अब्रेस्ट ऑफ द न्यूज़, उन्होंने इंसिस्ट किया कि उनको न्यूज़ से अप टू डेट रखा जाए, राइट। राइट गाइज, नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कहीं से वापस आ जाना। लाइक दिस वॉज अ ग्राउंड, आप यहाँ तक पहुँचे और वापस आ गए, दिस इज़ रेस्टिट्यूशन। किसी भी जगह से वापसी को हम रेस्टिट्यूशन कहेंगे, राइट। अब इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है, या तो आप किसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, या किसी टूटी हुई चीज़ की आपने मरम्मत की और उसको दोबारा से बना दिया, या किसी चीज़ का एक पार्ट मिस आउट हो गया था, आपने उसको दोबारा रिप्लेस किया, ठीक है। कोई ऐसी जगह थी जो खाली हो गई थी, आपने उसको दोबारा रिप्लेस करके भर दिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम रेस्टिट्यूशन कहेंगे। वापस आना, फिलअप करना, किसी भी स्पेस को, किसी भी वॉइड को फिल कर देना इज़ रेस्टिट्यूशन, राइट। ओके, लेट्स गो टू द एंटोनिम। जैसे वापस किसी चीज़ को बना देना, कवर कर देना, भर देना, रेस्टिट्यूशन होता है। किसी चीज़ से डिप्राइव कर देना, किसी चीज़ की कमी अराइज करवा देना इज़ ऑपोजिट और एंटोनिम ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अब एक ये स्पेशल वर्ड देखेंगे आप, सिजर। सिजर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि सिजर एक तरह की आप बीमारियाँ, ऐसा जिसको दौरा कहते हैं ना, कि दिमाग का दौरा पड़ गया है, पागलपन का दौरा पड़ गया है, उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस चलते रहते हैं। कभी कभार किसी हिस्से के डैमेज होने की वजह से वो इम्पल्सेस प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते, ठीक है, जिसकी वजह से इस कॉन्टिन्यूएसी की बीच में कमी होने की वजह से, कॉन्टिन्यूएशन ना होने की वजह से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डिप्राइवेशन के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सिजर, राइट। आई होप द एंटोनिम ऑफ रेस्टिट्यूशन आर ऑल्सो क्लियर फॉर यू। एग्जाम्पल इज, ही वॉज ऑर्डर्ड टू मेक रेस्टिट्यूशन टू द विक्टिम। जिस तरह से रेस्टिट्यूशन के ये तीन मतलब हमने पढ़े हैं, उसी तरह से रेस्टिट्यूशन का मतलब वो भी होता है, मान लीजिए कोई विक्टिम है, किसी के घर पे किसी की डेथ हो गई है, तो जिस पर्सन की आपकी वजह से डेथ हुई है, आप इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंसेस वगैरह प्रोवाइड करके उसकी जगह भर सकते हैं, उसकी कमी को थोड़ा कोशिश कर सकते हैं भरने की। वहीं से ये सेंटेंस है, उसको ऑर्डर दिया गया ताकि वो विक्टिम के यहाँ चीज़ों को रिप्लेस या रेस्टोर करने में मदद कर सके, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ वायबल। ये वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का जिंदा होना या ऐसी कंडीशन में जब वो काम कर सके, ठीक है। अब वो एक प्लांट भी हो सकता है जो अलाइव हो, वो ऐसी मशीन भी हो सकती है जो काम करने लायक हो, राइट। ओके, इसका सिनोनिम है फीजिबल, प्रैक्टिबल। जब कोई चीज़ ज़िंदा होती है या काम करने की कंडीशन में होती है तो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। तो फीजिबल का मतलब पॉसिबल होता है, इसलिए यहाँ पे एक सिनोनिम है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली करके दिखाया जा सकता है। प्रैक्टिकेबल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकेबल है गाइस, राइट। लेट्स गो फॉरवर्ड।
एंटोनिम इज इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है, यहाँ से हमने इसका एंटोनिम बनाया है इम्प्रैक्टिकेबल। देन एग्जाम्पल देख लेते हैं। Once upon a time, solar power was not viewed as a viable energy source. एक टाइम ऐसा भी था कि सोलर पावर को वर्केबल एनर्जी सोर्स की फॉर्म में नहीं देखा जाता था। अभी आपको पता है ना कि हम कितने अच्छे से अपने सोलर पैनल्स लगा के उसको कंट्रोल करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, सॉरी वी कैन एब्जॉर्ब द सोलर पावर थ्रू आवर सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन हो जाता है उसका, एंड वी कैन यूज़ इट एज एन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Right, let's go forward. Next word is antipathy. Antipathy से ज़्यादा आपने एक वर्ड सुना होगा apathy, और इसी से रिलेटेड, इसी की आवाज़ जैसा मतलब सिमिलर साउंड वाला एक वर्ड होता है empathy. तीनों का मतलब समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे अपैथी। अपैथी क्या होता है, एपैथी क्या होता है, जब किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुसियाज्म और कंसर्न, ये होता है एपैथी। एम्पैथी क्या होता है, जब आप किसी के लिए संवेदना शो करते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। सपोज दिस इज वन फ्रेंड, दिस इज अनदर फ्रेंड, इफ दिस वन इज सैड, ये इसको संभालने के लिए आएगा बिकॉज दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ दिस अदर पर्सन, राइट। सो एम्पैथी मीन्स संवेदना। अब एंटीपैथी क्या होता है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एपैथी गाइस, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज इट, इट इज़ हॉस्टिलिटी और फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। एपैथी था कि इंटरेस्ट नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है। एंटीपैथी होता है किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। यहाँ पे तो इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे चीज़ें नापसंद हो रही हैं, इतनी ज़्यादा नापसंद है कि आप उसका विरोध करने लगते हैं, इसको हम हॉस्टिलिटी कहते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज सिनोनिम। अब एंटागोनिज्म क्या होता है, जैसे आपने सिनोनिम एंटोनिम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सिन मतलब सिमिलर होता है, एंट मतलब ऑपोजिट होता है, उसी तरह एंटागोनिज्म मतलब ऑपोजिट, विरोध, विरोधाभाव, इसीलिए ये यहाँ पे सिनोनिम है। इसी तरह एनिमोसिटी, ये वर्ड एंटागोनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देन एंटोनिम इज, अब किसी चीज़ को स्ट्रांगली डिसलाइक करना एंटीपैथी होता है, तो इसका ऑपोजिट होता है लाइकिंग, राइट गाइज। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट नो एंटीपैथी टूवर्ड्स अ यंगर वुमेन, उसको यंगर वुमेन के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक नहीं आई। ये डबल नेगेटिव है, वन नेगेटिव, एंटी मतलब डिसलाइकिंग वाली, ठीक है, तो उसको डिसलाइकिंग की फीलिंग नहीं आई, मतलब शी वॉज ओके, शी वॉज लाइकिंग द यंगर वुमेन, राइट। ओके गाइज, नेक्स्ट इज लिबरल। लिबरल को आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, लिबर्टी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है जहाँ पे बहुत उदारता हो, कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा जेनरस हो, ठीक है, बड़े दिल वाला हो। हमने अपनी पिछली किसी एक क्लास में माइज़र पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। माइज़र मतलब जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, द पर्सन हु लिव्स इन मिजरी, तो माइज़र हो जाएगा इसका ऑपोजिट, राइट। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं लिबरल के। मैग्नेनिमस, ओपन हैंडेड। मैग्नानिमस क्या होता है, जिसका दिल बहुत बड़ा है। ओपन हैंडेड कैसे याद रखेंगे, आपने घर में सुना होगा कि घर में किसी की मुट्ठी बंद है, वो बंदा कंजूस है, ज़्यादा खर्चा नहीं करता। और पेरेंट्स में से एक बंदा ऐसा है जिसकी मुट्ठी हमेशा खुली रहती है, वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है। तो जिसकी मुट्ठी खुली है वो ओपन हैंडेड है, वो जेनरस है, उदार है, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। दैट्स वाई ओपन हैंडेड इज़ द सिनोनिम ऑफ लिबरल, राइट गाइज। लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एंटोनिम ऑफ
लिबरल। अभी हमने डिस्कस किया था माइजर, माइजरली हो गया लिबरल का एंटोनिम। ओके, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ यू आर टू लिबरल विद द सॉल्ट, अगर आप सॉल्ट के लिए बहुत ज़्यादा उदार रहेंगे, देन द डिश विल बी टू सॉल्टी फॉर मोस्ट टेस्ट बड्स। अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा उदार था, जेनरस अमाउंट में आपने डाल दिया, तो डिश बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी टेस्ट बड्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्पैथी। ये हमने अभी डिस्कस किया था, संवेदना शो करना किसी को, ठीक है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग्स फॉर वन अनदर, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था संवेदना होता है, राइट। इसका एक और वर्ड होता है एफिनिटी विद। अब एफिनिटी क्या होता है? आपने अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जो ऑपोजिट पोल्स हैं उनकी हमेशा एक दूसरे के लिए एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम संवेदना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये अट्रैक्शन, इसी के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, एफिनिटी, राइट। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं, रैपो विद और टुगेदरनेस। टुगेदरनेस का मतलब कि जो फीलिंग होती है एक दूसरे के साथ रहने की, ठीक है। रैपो मतलब क्या होता है? रिपोर्ट नहीं कहते इसको, रैपो कहते हैं। आर और टी साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे इफ़ दिस इज़ वन पर्सन ए, दिस इज़ वन पर्सन बी, ये जब एक दूसरे के साथ में रहते हैं ना, एक दूसरे के लिए अपनी एक रैपो मेंटेन करते हैं, एक अपनी रेप्यूटेशन भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रति जो आपकी फीलिंग है उसको रैपो कहते हैं, ठीक है, राइट। देन एंटोनिम इज डिस्टेंस। टुगेदरनेस अगर एम्पैथी है, एबिलिटी टू बी देयर फॉर ईच अदर और टू बी टुगेदर अगर एम्पैथी है, तो उसका ऑपोजिट हो गया डिस्टेंस। एक दूसरे से दूरी इज़ द ऑपोजिट ऑफ एम्पैथी। तो चाहे हमारे पास एपैथी हो, चाहे हमारे पास एम्पैथी हो, दोनों में से किसी का भी एंटोनिम आपका एंटीपैथी नहीं होगा। उसका मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करना, विरोधाभास करना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई डू नॉट हैव एम्पैथी फॉर द कैरेक्टर्स। मेरी कैरेक्टर्स के लिए कोई संवेदना नहीं है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, हाँ, या हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाते हैं मूवीज़ देखते हुए। लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो राइटर है उसको कैरेक्टर्स के लिए कोई भी एम्पैथी, कोई भी संवेदना फील नहीं हुई। आई होप टिल हियर ऑल द वर्ड्स आर क्लियर फॉर यू गाइज। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, राइट। अब इस टेबल में आप ध्यान से देखेंगे, आपने बहुत कॉमनली ये वर्ड सुना होगा, सिंपैथी एंड एम्पैथी। एम्पैथी तो हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। दे साउंड ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर, लेकिन इनके मतलब में डिफरेंस क्या है? व्हेन डिस्क्राइबिंग व्हाट यू फील अबाउट द अदर पर्सन's इमोशन, यू माइट यूज वन ऑफ द टू वर्ड्स, एम्पैथी एंड सिंपैथी। दीज वर्ड्स साउंड वेरी फेमिलियर, दे कम फ्रॉम ग्रीक एंड देयरफॉर आर कन्फ्यूज्ड वेरी ऑफन। आप समझ पा रहे हैं कि जब किसी के इमोशंस को हम शो करने की कोशिश करते हैं तो हम ये दोनों वर्ड्स यूज़ करते हैं। दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। एम्पैथी हम अभी पढ़ चुके हैं, ये देख लेते हैं। एम्पैथी इज समथिंग मोर देन जस्ट दिस इज, सॉरी, पहले सिंपैथी देखेंगे फिर एम्पैथी आप रिलेट कर पाएंगे। सिंपैथी इज एक्नॉलेजिंग दैट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू एन इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल, सपोर्टिंग देम एंड गिविंग देम कंफर्ट। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? ये समझना कि सामने वाला बंदा किसी इमोशनल या फिज़िकल स्ट्रगल से गुजर रहा है, उसको सपोर्ट करना और उसको कंफर्ट देना। लेकिन हमने अभी अभी एम्पैथी के बारे में क्या पढ़ा था गाइस? हमने एम्पैथी के बारे में पढ़ा था कि किसी को समझना और उसके साथ उसकी फीलिंग को शेयर करना, ठीक है। तो सिंपैथी में आप ये समझ लेते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इसीलिए आप उसको सपोर्ट करते हैं।
ठीक है। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, it is actually understanding what the other person is feeling because you have had a similar experience yourself or you are able to put yourself in their shoes. सिंपैथी के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास सेम एक्सपीरियंस हो, आप सिर्फ उसके इमोशनल या फिज़िकल स्ट्रगल को देखते हुए उसे सपोर्ट करते हैं। एम्पैथी में आपने वैसा सेम एक्सपीरियंस किया हो सकता है या आप उसको अपने आप को उसके शूज़ में रख के उसकी जगह पे रख के देख सकते हैं। दैट्स वाई इतना सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आई होप दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू, दिस गेव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज हियर, राइट। इसको आप दोबारा रीड कीजिए, आई विल डिलीट दिस फॉर यू, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड रीड इट अगेन, राइट। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड। तो गाइज एक आपने एक्सीड ये पढ़ा होगा, जैसे हम अगर अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं प्रॉपर लिमिट से वाइल ड्राइविंग, तो किसी चीज़ को क्रॉस कर देना, किसी चीज़ की मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर देना, ठीक है, उसको हम कहते हैं EXCEED। लेकिन ये एक्सीड इससे बिल्कुल अलग है, ध्यान से समझिएगा। इस एक्सीड का मतलब होता है एक्सेप्ट, मान लेना या अग्री टू डिमांड, किसी की डिमांड को मान लेना या किसी की बात को मान लेना, राइट। ओके, जैसे एंडोर्स, आपको पता है जितने भी एक्ट्रेसेस होते हैं किसी भी ब्रांड का अगर एंडोर्समेंट करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई उसके लिए वो ऐड वगैरह के लिए अग्री कर जाते हैं, ठीक है। तो एंडोर्स का मतलब होता है किसी की बात को मान लेना, एक्सीड करना, राइट। अच्छा, इसी तरह से गो अलॉन्ग विद, सपोज दो फ्रेंड्स हैं, उनको कहीं जाना है, इफ़ दे अग्री टू गो टू द सेम प्लेस देन ओनली दे विल मूव फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो एक्सीड का मतलब होता है टू गो अलॉन्ग विद और टू गेट अलॉन्ग विद एंड एंडोर्स, राइट। ओके, लेट्स लुक टुवर्ड्स द एंटोनिम ऑफ एक्सीड। जब आप किसी की बात को नहीं मानते हैं उसको रिफ्यूज़ करना कहते हैं, मना कर देना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, विल यू एक्सीड हर रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक्सीड की जगह हम एक्सेप्ट भी लिखते तो सही होता कि आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। ओके, सो दीज वर आवर वर्ड्स फॉर द डे। अब हम idioms एंड phrases डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, फर्स्ट idiom ऑफ द डे इज piece of a cake, something which is very easy. I hope everybody likes cake, so there is a picture here, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, हैप्पीनेस इज़ अ पीस ऑफ केक। हैप्पीनेस इतनी ईजी होती है, ईजी टू अचीव होती है, इट्स लाइक अ पीस ऑफ अ केक। जब आप एक केक को जब कट करते हैं, इट इज़ वेरी ईजी ना, बटर नाइफ से भी आप उसको कट कर देते हैं। तो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ईजी टू अचीव, right? For example, the English test was a piece of cake. The English test was so easy that it seemed like a piece of a cake. I hope this idiom is clear for you guys. Let's go to the last idiom of the day. Let someone off the hook. हुक क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम लोग फ़िश वगैरह पकड़ने के लिए हुक बनाते हैं ना, एंड जब आप अपने क्लोथ्स भी टांगते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वहाँ पर भी एक हुक होता है। तो इट्स समथिंग ऐसे शार्प सा कोई एंड जो किसी चीज़ को होल्ड कर सके, ठीक है। तो अगर आप किसी को हुक ना लगाएं, किसी को अटकाने की कोशिश नहीं कर रहे, यू आर लेटिंग समवन ऑफ द हुक, तो इसका मतलब क्या होता है, आप किसी ने कोई शैतानी की, कोई गड़बड़ की, बट आप फिर भी उसको अटका नहीं रहे हैं, उसको आपने छोड़ दिया, वो होता है लेट समवन ऑफ द हुक। देखेंगे, टू अलाउ समवन हु हैव बीन कॉट टू नॉट बी पनिश्ड। अगर किसी को पकड़ लिया है फिर भी उसको बिना पनिशमेंट के जाने देना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लेट यू ऑफ द हुक दिस टाइम बट नेवर अगेन। यहाँ पे ना किसी को वार्निंग दी जा रही है कि अभी मैं तुमको जाने दे रहा हूँ बिना पनिशमेंट के, लेकिन कभी भी दोबारा नहीं करने देंगे। इस इमेज को ध्यान से देखेंगे। दिस लेडी
is shouting at this boy, I'll let you off this hook this time, but never again. ठीक है? Okay, I hope everything is clear for you guys for today. Okay, thank you very much for joining us. It's always great teaching you guys. Stay safe. All the best. Bye bye.